डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिबा खालिद आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सोशल रिसर्च मेथड। हम लोग अवेयर हैं रिसर्च मेथड्स के लिए जो कि हम नेचुरल साइंसेज में करते हैं। हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिनमें कि ये नेचुरल साइंसेज हैं, इनमें हमारी रिसर्च होती है। लेकिन आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है सोशल रिसर्च मेथड। सोशल रिसर्च मेथड ये क्या है, व्हाट इज रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड सोशल साइंस रिसर्च और सोशल वर्क रिसर्च क्या है, प्रपोज ऑफ सोशल रिसर्च एंड व्हाट वी कैन डू विद रिसर्च एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन सोशल साइंस रिसर्च। इन टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंसेज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नंबर 1 नेचुरल एंड नंबर 2 सोशल साइंस। तो नेचुरल साइंसेज हमारे क्या क्या हुए, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये हमारे नेचुरल साइंसेज हैं। और हमारा सोशल साइंस क्या हुआ, सोशल साइंस इंक्लूड्स वेरियस डिसिप्लिन like those discipline they are dealing with human life, their behaviors, their interactions, their relationships, social group and social institutions. So they consist of like anthropology, political science, geography, history, law, legislation, some linguistic and management, politics, sciences, psychology, sociology, different social sciences. We do a research in the social sciences to use the social research methods. So social science are not exact science like physical science. ऐसा क्यों? क्योंकि सोशल साइंस जो है उसमें, फिजिकल साइंस जो है उसमें जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए एक लैब होता है पर्टिकुलरली, लेकिन सोशल साइंस जो है इसका एरिया बहुत बड़ा है। अब आप बोलेंगे कि इसको हम इसके लिए लैब नहीं है, हम इसको लैब में नहीं लेके जा सकते, तो फिर हम सोशल साइंस को साइंस क्यों कह रहे हैं और हम इसमें किस तरह से एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी कर पाएंगे जैसे कि हम नेचुरल साइंस में करते हैं। तो आज इन सब कन्फ्यूजन्स को मैं क्लियर करूंगी। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि मैं रोज कोशिश कर रही हूँ नए नए टॉपिक्स के साथ आने की, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईजी तरीके से नॉलेज दे सकूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर अपने फ्रेंड्स के बीच करें ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई और टॉपिक जो आप लोग को लगता है कि इसके बारे में आपको जानना है या एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन इसके लिए आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो सोशल साइंसेज आर नॉट एग्जैक्ट साइंस लाइक नेचुरल साइंसेज. It always deals with human nature and environment in which is so complex. हमारा जो ह्यूमन नेचर है, हमारा जो ह्यूमन एनवायरमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको no one person is consistent from one moment to another. एक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं है, हमेशा इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ चेंज हम पाएंगे। एक जैसा नहीं इंसान है, किसी का कुछ और मिजाज है, कोई किसी और तरीके का। सोशल ग्रुप्स को ही हम ले लेते हैं, कहीं कुछ और है, कहीं के ट्रेडिशंस कहीं और है, कल्चर कहीं और है। अपनी इंडियन सोसाइटी को ही हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ कितनी सारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ पे एक साथ रहती हैं, लैंग्वेजेस सबकी अलग अलग हैं, सबके पहनावे अलग हैं, सबके ट्रेडिशंस अलग हैं, सबके अपने अलग अलग परंपराएं हैं। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं कि हमारी स्पेशली इंडियन सोसाइटी अगर हम सिर्फ लेके चलते हैं तो वो ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इज नॉट पॉसिबल इन सोशल रिसर्च मेथड. In social sciences, there is we cannot do a controlled experiment like in the natural sciences. So, but it is non एम्पारिकल साइंस. ऐसा नहीं है कि ये नॉन एम्पारिकल साइंस है, इसमें भी हम सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिनोमेना करते हैं जैसा कि हम नेचुरल साइंसेज में करते हैं. तो रिसर्च जो है उसका मतलब होता है
इंटेंडेड टू ब्रिंग नॉलेज, नॉलेज को गेन करना, फैक्ट को बताना। जो रिसर्च का मतलब होता है उसका मीनिंग है कि इन रिसर्च हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना, किसी भी फिनोमेना की, किसी भी घटना की, किसी भी चीज़ की हम जो सिस्टमैटिक स्टडी है वो हम रिसर्च में करते हैं। और सोशल रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सोशल फिनोमेना। So there are for this knowledge accumulation we use some tradition, authority, practical wisdom, problem solving methods we apply to gain this knowledge. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा मेथड है उसको हम यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स इसमें यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ट्रेडिशंस को देखते हैं, हमारा कल्चर किस तरीके का है, अलग अलग चीज़ों को हम डेटा कलेक्शन करते हैं, गैदर करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो डिस्कसिंग रिसर्च इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिसर्च, हम क्या सोचते हैं रिसर्च के बारे में। तो क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम ए गुड रिसर्चर, क्या क्या क्वालिटीज चाहिए एक अच्छा रिसर्चर बनने के लिए। तो रिसर्च जो है वो कंपोज हुआ 2 वर्ड से बने के, यानी रीसर्च, रीसर्च अगेन उसके बारे में नॉलेज गेन करना, यानी अगेन और ओवर अगेन, क्लोजली केयरफुली टू टेस्ट और टू प्रोब। जैसे कि कोई स्टडी हो चुकी है किसी भी घटना के बारे में या फिनोमेना के बारे में, उसमें कुछ गैप्स हो जाते हैं जो कि बच जाते हैं स्टडी करने से। तो एक रिसर्चर का काम होता है उन गैप्स को निकालना। उसको हम कैसे निकालेंगे, हम उसकी स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके अंदर फिर देखेंगे कौन सा जो पॉइंट है जो रिसर्चर से या साइंटिस्ट से छूट गया, उस पॉइंट को लेके हम अपनी रिसर्च को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, research करेंगे। So now describing a careful and systematic study in some field of knowledge undertaken to establish facts or principles। यानी in research what we do a systematic study of any phenomena to gather the fact or principles। ये होता है हमारा रिसर्च। सो रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी दैट यूटिलाइजेस एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मैथोलॉजी। रिसर्च जो है वो एक एक्सेप्टेबल और एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी होती है जो कि एक साइंटिफिक मैथोलॉजी जो है उसको यूज करके नॉलेज को गेन करने की कोशिश इसमें रिसर्चर करता है। सो what we do in a research, we try to solve the problems and create new knowledge that is generally applicable in the research. So there are different types of definition related to research. At Ramnell, he said research is an endeavor to discover, develop and verify knowledge। यानी रिसर्च में हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, यानी नई नॉलेज को, नए फैक्ट्स को, नई नॉलेज की डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, उसको निकालते हैं, थ्योरी को, नई थ्योरीज को डेवलप करते हैं और अपनी जो नॉलेज है उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके हम स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में जो आ रही हो, हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में या किसी घटना के बारे में हम कोई भी बात सोचते हैं और अपने मन से एक उसके ऊपर दे देते हैं कि ऐसा मैंने सोचा। तो रिसर्च हमारी सोच का नतीजा नहीं, हमने ऐसा सोचा तो ठीक है, हमने ऐसा सोचा, हमारे दिमाग में आया किसी चीज़ को देख के एक आइडिया कि ये ऐसा हो सकता, लेकिन वो हो सकता को हमको साबित करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी नॉलेज के जो हमने गेन की है या जो नॉलेज हमने प्रीवियस स्टडीज से निकाली है, हम उनको वेरीफाई करेंगे कि जैसा हमने सोचा ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं या इनसिग्निफिकेंट है। So scientific research is a scientific and objective effort to offer solution to problem. Scientific study is a systematic and objective efforts to offer solution to a problem.
And research involves cause and effect relationship and helps to formulate policies and programs. तो क्या होता है, हम रिसर्च से कॉजेज बताते हैं. कभी भी एज अ रिसर्चर, मेरी जो प्रीवियस वीडियो आई है, मेरा प्रीवियस लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, जो कि आप आई बटन को दबा करके आप उसको देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बताया था कि एज ए सोशल साइंटिस्ट और एज ए रिसर्चर हम कभी भी किसी भी चीज़ को रिकमेंड नहीं करते हैं. कि जैसे कि हमने कोई फैक्ट पता किया या हमें कोई नॉलेज गेन करनी है, तो हमारा मकसद सिर्फ है वो क्या है, क्यों है ऐसा हुआ, उससे क्या होगा, क्या करना चाहिए लोगों को, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, एक रिसर्चर का काम नहीं है. हमारा काम है फैक्ट को बताना. एज ए साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट हमारी जो वर्क है हमारा, वो है फैक्ट को बताना, ना कि ये बताना कि क्या लागू होगा या क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या सजेशन है, ये हम नहीं दे सकते. लेकिन हमारी की हुई रिसर्च से पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में फायदा उठाया जा सकता है, उसको अप्लाई किया जा सकता है. So it is a systematic and objective attempt to study a problem for purpose of deriving general principle or theories. So it is systematic investigation to find solution to a problem. रॉबर्ट बर्न्स का कहना है कि ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है सोल्यूशन पाने का किसी भी प्रॉब्लम का. लेकिन हमको इसमें जो भी स्टडी करना है वो होगा सिस्टमैटिक स्टडी. सिस्टमैटिक स्टडी क्या हुई, हमारी जो साइंटिफिक मेथड्स, जो कि जो अप्रूव्ड मेथड है साइंटिफिक मेथड, उनको यूज करके हम किसी भी स्टडी को करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी. सिस्टमैटिक स्टडी के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी. अब हम लोग आते हैं सोशल साइंस रिसर्च में. अभी तक हमने बात किया रिसर्च की और साइंटिफिक रिसर्च की. अब हम आते हैं सोशल साइंस रिसर्च की. जैसा कि मैंने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक नेचुरल साइंसेज में और एक सोशल साइंसेज में. तो नेचुरल साइंस वाला पार्ट हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो वाला प्योर साइंस वाला पार्ट हो गया. और जो दूसरा पार्ट आता है हमारा सोशल साइंस, जो ह्यूमन रिलेशनशिप से, ह्यूमन बिहेवियर से, ह्यूमन से रिलेटेड होता है, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होता है, वो आ गई हमारी रिसर्च सोशल साइंस रिसर्च. सो इट इज सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड एक्सेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन लाइफ इन ऑर्डर टू एक्सटेंड कैरेक्टर, वेरीफाई नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ. इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ हम सोशल साइंस रिसर्च के अंदर करते हैं. ह्यूमन लाइफ की सिस्टमैटिक स्टडी जो हम करते हैं वो सोशल, ह्यूमन रिलेशंस की, ह्यूमन इंटरैक्शंस की, उसके इन्फ्लुएंस की, उनके ऊपर पड़ रहे जो हमारे एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट्स की, उसके इन्फ्लुएंस से हो रही प्रॉब्लम्स की, ये सारी जो चीज़ें हम जो रिसर्च करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं, तो वो हम करते हैं सोशल साइंस रिसर्च के अंदर टू गेन द नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ. सो इट सीक्स टू फाइंड एक्सप्लेनेशन टू अनएक्सप्लेन सोशल फिनोमेना. जो सोशल फिनोमेना जो अनएक्सप्लेन है, यानी जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, जो क्वेश्चन हमको हमारी सोसाइटी में नजर आते हैं, जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, उनके आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंस रिसर्च. एंड वी अप्लाई सोशल रिसर्च मेथड्स टू फाइंड आउट द फैक्ट्स. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. हमारी इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस रिसर्च, व्हाट इज द एम ऑफ दिस रिसर्च. तो टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स. जैसा कि हमने बताया कि नेचुरल साइंस में भी हम क्या करते हैं कि हम फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू फैक्ट्स को, वेरीफाई करते हैं उसको, टेस्ट करते हैं ओल्ड फैक्ट्स को जो हो चुके हैं उनको हम टेस्ट करते हैं कि दे आर सिग्निफिकेंट और नॉट, वो कितने ज़्यादा रिलायबल हैं, उन पे ऑथेंटिकेशन उनका सही है नहीं है, उन पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. और टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर को समझने की जो स्टडी होती है वो हम सोशल साइंस रिसर्च के अंदर
करते हैं। टू नो द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल लॉज और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच का जो कनेक्शन है उसको जानने की कोशिश हम सोशल साइंस रिसर्च के अंदर करते हैं। सो टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। उसके बाद क्या होती है, जब हमारा न्यू डिस्कवरी किया, न्यू फैक्ट्स आए, तो फिर डेफिनेटली हम न्यू साइंटिफिक थ्योरीज और न्यू जो कॉन्सेप्ट हैं उनको, न्यू टूल्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, स्मूथ फंक्शनिंग है या जो चेंजेस सोसाइटी के अंदर आते हैं उसका ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनका क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि सोसाइटी जो है वो स्टैटिक कभी भी नहीं होती, उसके अंदर हमेशा टाइम टू टाइम चाहे वो रैपिड चेंज तो नहीं होते, एक ग्रेजुअल जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो टू स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोशल एक्शन, हमारे जो सोशल एक्शन है उनका रिएक्शन क्या क्या आता है, उनसे क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हैं, तो ये सारी स्टडी हम सोशल साइंस के अंदर करते हैं। टू इवैल्यूएट सोशल प्रॉब्लम्स, देयर इफेक्ट्स एंड देन सोल्यूशन। To explore social reality, to develop theories, we do in a social science research with the help of social research methods. तो स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च अब हम लोग जानेंगे। तो फील्ड जो है, चूंकि ये सोशल रिसर्च है, हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है एंड वी डू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इन जर्नल, हम पूरी सोसाइटी की अब एक जर्नल स्टडी करते हैं सोशल साइंस के अंदर में, तो इसका जो फील्ड है वो अनलिमिटेड है, उसकी जो फील्ड है उसको हम बांध नहीं सकते, वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो एवरी फेज ऑफ सोशल फिनोमिना, हर फेज सोशल फिनोमिना की हर घटना, हर फेज को हम स्टडी कर सकते हैं सोशल साइंस के अंदर। सो एवरी फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ की हर फेज को हम स्टडी करते हैं। Every stage of past, present, development are material of the social scientist. Social scientist का material क्या है? जब भी किसी चीज के, किसी सोसाइटी के, किसी फिनोमेना के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले काम हमारा रहेगा उसके बारे में जो प्रीवियस यानी उसकी हिस्ट्री जो है हम उसको जानेंगे। हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री जानने के बाद तब हम देखेंगे हम किस तरीके से, कहाँ से अपनी स्टडी को, कहाँ गैप है, कहाँ से हम अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारी हिस्ट्री जानता है, हमारी फैमिली में किसको क्या प्रॉब्लम थी, किसको क्या हुई, गुस्सा आपको कितना आता है, आपको इमोशंस कैसे आते हैं, रोना ज़्यादा आता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें क्यों जानता है, क्योंकि हमारी स्टेटस को वो समझ सके। उसी तरीके से जब हम सोशल फिनोमेना और ह्यूमन बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं तो उससे रिलेटेड हर पार्ट को स्टडी करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, तब किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। लेकिन बाकी जो सोशल साइंसेज हैं, जो अदर डिसिप्लिन्स हैं, लाइक एंथ्रोपोलॉजी है, वहाँ से बिहेवियर को करते हैं, साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंड को हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, या फिर हमारा पॉलिटिकल साइंस है, या हमारा इकोनॉमिक्स है तो उसमें इकोनॉमिक पार्ट को ही स्टडी करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर हम इन सब को मिला के तब कहीं जाकर के फाइनल स्टेट और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जब तक हम इन सब सारे पार्ट्स को स्टडी नहीं करेंगे हम अपनी स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद है सम लिमिटेशंस हैं जो कि सोशल साइंस रिसर्च में आती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको एक जगह गैदर करना, चीज़ों में इधर उधर गुम मत ना हो जाना रिसर्चर का, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उसके साथ। चूँकि एरिया बहुत ब्रॉड होता है तो चीज़ों को समेटना उसमें मुश्किल हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ये एक लिमिट है इसके अंदर। और ह्यूमन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स, रिफ्यूजल ऑफ रेस्पोंडेंट्स। अब हम रेस्पोंडेंट्स के पास जाते हैं, उनके पास जा करके उनसे एक रेपो बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बारे में हमें बताएं। जो प्रॉब्लम जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उनको हम, जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो हमारे रेस्पोंडेंट्स होते हैं, तो उनके पास जब हम जाते हैं उनसे हमको एक रेपो बनाना पड़ता है कि आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए, हम स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत भारी होता है कि वो हमको पहले तो मना कर दें या बताएं तो सही बात बताएं, या सारी चीज़ें पॉजिटिव ही बताते जाएं, या फिर बताने से ही मना कर दें हमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक लिमिटेशंस आती हैं रिसर्च के अंदर, जो कि जिसकी वजह से रिसर्चर को प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। उसके बाद पर्सनल वैल्यूज़ होते हैं आदमी के बहुत सारे उसमें रिसर्चर कभी कभी बायस भी हो जाता है। उसको लगता है कि हम उसी कम्युनिटी से हैं या उसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो कभी कभी लगता है हाँ अच्छी बातें हमें बताना, लेकिन ऐसा नहीं है। एज ए रिसर्चर हमको बायस नहीं होना है, हमको सिर्फ अपने टॉपिक पे ध्यान देना है कि हमको इसके बारे में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, ना कि हमें ये सोचना है कि हम इसका हिस्सा हैं तो हम इसके बारे में अच्छा बताएंगे और बायस हो जाएंगे। तो हमारी जो स्टडी होगी, जो हमारी रिसर्च होगी, जो हमारे फैक्ट्स होंगे, उनकी रिलायबिलिटी का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो इस तरह के रॉन्ग डिसीजन जब होते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है हमारी रिसर्च में। तो a systematic and scientific study of a phenomena to create new knowledge or to increase existing fund of knowledge, जो हमारी पुरानी नॉलेज है उनको बढ़ाना, उसको एक्सपेंड करना, नई नॉलेज को गेन करना, ये है मकसद रिसर्च का, साइंटिफिक रिसर्च का। और हम अगर सोशल फिनोमेना का रिसर्च करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की रिसर्च करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की रिसर्च करते हैं, तो ये हम करते हैं हमारे social science research में with the help of social research methods. So activity undertaken with personal need or purpose is not considered as research. जैसे मैंने बताया, हमारी पर्सनल नीड, हमारी डिजायर, इन सबको हटा के बायस होना नहीं है हमको, जो है फैक्ट बस उसी को बताना है, यही रिसर्च है। हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं सामने वाला जो है हमारी एंटी पार्टी का, तो उसके बारे में उल्टा पल्टा बोलें और हमारा जो है उसके बारे में, हमको बायस होके काम नहीं करना। इन सब चीज़ों से अलग होकर के एक रिसर्चर काम करता है, तभी उसकी स्टडी जो है वो रिलायबल होती है। तो उसके बाद हम आते हैं हम लोग स्टेप्स जो कि हम यूज करते हैं एक रिसर्च के अंदर। कोई भी सिस्टमैटिक, मैंने जिक्र किया बार बार कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फिनोमेना, तो सिस्टमैटिक स्टडी क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को मैं अभी डिस्कस करती हूँ। यह है डिफाइनिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। हमें देखना है कि प्रॉब्लम है क्या, किस प्रॉब्लम के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, किस चीज के बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे, उसको लिखेंगे, सोचेंगे कि नहीं मुझे इसके बारे में जानकारी निकालना है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। उसके बाद हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए हमको रिसर्च करना है। लेकिन जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। हम उसकी स्टडी जब करना स्टार्ट करते हैं तो हम उससे रिलेटेड कुछ जो डिवाइस, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी जो प्रेडिक्शंस होते हैं, जो हमारे अपने विचार होते हैं, जिनको हम इजी वर्ड्स में कहें, तो हम उसको एक क्रिएट कर लेते हैं। यानी इसको हम कहते हैं रिसर्च टर्म में हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी किसी भी फिनोमेना के बारे में पहले से जो हमारा प्रेडिक्शन होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब हमारा काम है कि हमको ये पता करना है कि जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ सही है या नहीं। अब उसको सही साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, या सही है या नहीं ये हमें कैसे पता लगेगा? हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन को हम करेंगे। अब डेटा कलेक्शन के बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्रोसेस हैं। अब मेरी अगली जो क्लास होगी उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप मैं रिसर्च के बारे में आगे बढ़ूंगी, तो अब डेटा कलेक्शन के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं उसको बताऊंगी। तो वो डेटा कलेक्शन करेंगे, यानी हम सोसाइटी, अगर हमारी पॉपुलेशन है, मान लो हम किसी कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो हमारा डेटा हुआ। वहां से हम जो कलेक्शन करेंगे, वहां से जो इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे वो हमारा डेटा होगा। उसको उस पॉपुलेशन से वो हमारे जो है वो
वहां से जो है ली गई सारी नॉलेज उसको कलेक्ट करके उस डेटा को हम क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, यानी उसको टेस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो इसके बारे में जो हाइपोथेसिस मैंने बनाई थी क्या वो सही है या नहीं, इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, कि वाकई ऐसा है जैसा मैंने सोचा था, या हमने जो ऐसे क्रिएट की हाइपोथेसिस क्या ऐसा ही है या नहीं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा हमने गैदर किया था उसको हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे हम अपने कंक्लूजन पे। तब जाके हमारी स्टडी जो होती है वहां पे कंप्लीट होती है। तब हम सर्च करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स जो है जैसा हमने हाइपोथेसिस बनाई वो सही है या रिजल्ट्स कुछ और है। तो इस पे जाके हमारी रिसर्च जो है वो कंप्लीट होती है। तो चूजिंग रिसर्च प्रॉब्लम एंड स्टेटिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च डिजाइन। अब हम रिसर्च डिजाइन क्या होता है, हम रिसर्च डिजाइन अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा बता देती हूँ कि रिसर्च डिजाइन जो है हम फिर सेट करेंगे कि हमें डेटा किस तरीके से कलेक्शन करना है, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम डेटा को गैदर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स इन रिसर्च हैं जो कि आप अभी मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए उनको आप देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, डिफाइनिंग प्रॉब्लम, ये हमारा नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमारा आता है हम स्टेटिंग प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को स्टेट करेंगे। स्टेटिंग प्रॉब्लम, हमारे क्वेश्चंस जो होंगे हम उसको देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद हम करते हैं हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, हमारी हाइपोथेसिस, डिवाइस हाइपोथेसिस। उसके बाद जो हमारा नंबर 4 जो पॉइंट आता है वो है डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, यानी डेटा कलेक्टिंग मेथड में हम देखेंगे हमारा रिसर्च डिजाइन क्या होगा टू कलेक्ट द डेटा। तो डेटा कलेक्टिंग प्रोसीजर। उसके बाद जब प्रोसेस हमें पता लग गया, हमें मालूम पड़ गया कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है डेटा कलेक्शन के लिए, तब उसके बाद आता है हमारा गैदरिंग डेटा। हम क्या करते हैं, गैदरिंग डेटा, डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी हम फील्ड वर्क करते हैं। जो भी हमारी पॉपुलेशन होगी जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं उनका हम ग्रुप बनाते हैं, या जिस तरीके से डिफरेंट सैम्पलिंग उसको हम कहते हैं कि अलग अलग सैंपल्स को से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हम लोग सैम्पलिंग के बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा एनालाइजिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा। और तब उसके बाद जो 7 पॉइंट होता है वो हमारा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, हमने डिफाइन किया प्रॉब्लम को, हमने स्टेटिंग किया प्रॉब्लम को, क्वेश्चंस हमारे निकाले, उसके बाद हमने फॉर्मुलेट किया हाइपोथेसिस को, देन डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, हमारा कौन सा रिसर्च डिजाइन होगा टू कलेक्ट द डेटा, देन गैदरिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, डेटा को एनालाइज करना, उसको टेस्ट करना, और उसके बाद हमारे जो ये जो हाइपोथेसिस हमने क्रिएट की थी, ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ क्रिएट किए थे, उसका जो आंसर है यहाँ हम देंगे, यहाँ पे उसका आंसर आएगा। हमारा टेस्टिंग करने के बाद हमारे हाइपोथेसिस का रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, तब हम उसके बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को बनाएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन फिर जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो हम मेरे बाकी के लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उन पे जा करके उनको देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी ये चैनल नया है। और आपको अगर कोई अपना टॉपिक जो आप चाहते हैं कि उस पर लेक्चर आपको मिले तो उसका जिक्र आप कमेंट बॉक्स में